हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे थे। जो आपका पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 32 को पढ़ रहे थे। आर्टिकल 32 जो आपका है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 के तहत हम लोगों ने दो रिट पढ़ ली थी। एक पढ़ ली थी बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस, और एक रिट थी आपकी परमादेश, इसको मैंडेमस बोलते हैं। आज के लेक्चर में हम इसके आगे से पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको जितनी भी और रिट हैं वो पढ़ाऊँगा। साथ ही साथ आपको आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35 ये सब पढ़ाऊँगा। साथ ही हम मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ न्यायिक निर्णय देखेंगे और साथ ही हम मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो कल हमने परमादेश तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो आर्टिकल 32 जो है उसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो क्या करता है, वो किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वो क्या करे, अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है ना। आर्टिकल 32 और एक और आर्टिकल होता है आर्टिकल 226, ठीक है ना। आर्टिकल 226 जो होता है, आर्टिकल 226 के तहत कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। तो आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मौलिक अधिकारों का हनन रोकने के लिए क्या करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। जिसमें पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी रिट थी परमादेश, तीसरी थी प्रतिषेध, फिर है उत्प्रेषण, फिर है अधिकार प्रेक्षा लेख। उन 5 रिटों में से 2 रिट हमने कल पढ़ ली थी, आज हमें पढ़ना है प्रतिषेध से। तो प्रतिषेध जो आपकी है वो तीसरे नंबर की रिट है, तो इसको आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्रतिषेध एक प्रकार की न्यायिक रिट है, ठीक है ना। प्रतिषेध क्या है, एक प्रकार की क्या है, न्यायिक रिट है, जिसका अर्थ होता है रोकना, ठीक है ना। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है, रोकना होता है। यह क्या है, एक न्यायिक रिट है, ठीक है। यह अधीनस्थ न्यायालय की अधिकारिता को नियंत्रित करती है। जो सुप्रीम कोर्ट के जो अंडर में जो न्यायालय हैं उनकी अधिकारिता को क्या करती है, प्रतिषेध क्या करती है, नियंत्रित करती है। यह उस स्थिति में जारी की जाती है जब कोई न्यायालय अपने अधिकारिता से बाहर कार्य कर रहा हो, अधिकारिता नहीं होते हुए भी अधिकारिता का क्या कर रहा हो, प्रयोग कर रहा हो। और प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब कार्यवाही लंबित हो या आदेश नहीं दिया गया हो, ठीक है। तो प्रतिषेध रिट का मतलब है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कोई न्यायालय, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होता है वो, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट से नीचे होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिला कोर्ट होता है, ठीक है ना, एडीजे होता है, ये सब जो कोर्ट होते हैं। तो यदि ये अपने अधिकारिता के बाहर के मामले सुन रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है, जिसके तहत वो क्या करता है, उन मामलों को जो लोअर कोर्ट में चल रहे हैं उनको रोक सकता है वो। और वो क्यों जारी कर रहा है ये प्रतिषेध रिट, वो इसलिए जारी कर रहा है क्योंकि जो लोअर कोर्ट्स हैं, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे के जो कोर्ट हैं, उनकी किसी मामले को सुनने की वो अधिकारिता है ही नहीं, फिर भी वो मामले को सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या होता है, प्रतिषेध जारी होती है। अब प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब कार्यवाही लंबित हो या आदेश नहीं दिया गया हो। मतलब कार्यवाही चल रही है, ठीक है ना, आदेश लंबित है, ठीक है ना, आदेश नहीं दिया गया है, तो ये सब चीज़ें जो हैं तब प्रतिषेध जारी की जाती है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखना प्रतिषेध के बारे में, ठीक है ना। यहाँ से कन्फ्यूजन आपको होगी जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे रिट से संबंधित। तो देखो, प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब कार्यवाही क्या हो, लंबित हो या आदेश नहीं दिया गया हो, ठीक है। फिर देख लो, प्रतिषेध रिट जो है सिर्फ न्यायिक व अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। यह प्रशासनिक अधिकरणों, ठीक है ना, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्तियों व निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो प्रतिषेध रिट जो है सिर्फ क्या है, न्यायिक निकायों के लिए उपलब्ध है, और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण जो है उनके विरुद्ध ही जारी की जाती है प्रतिषेध रिट। और यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों एवं निजी व्यक्तियों व निकायों को क्या है, उपलब्ध नहीं है, इनके लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अब न्यायिक प्राधिकरण जो है, न्यायिक प्राधिकरण का मतलब क्या होता है, न्यायिक प्राधिकरण का मतलब होता है कोर्ट जितने भी होते हैं उनके खिलाफ। अर्धन्यायिक प्राधिकरण का मतलब क्या होता है, अर्धन्यायिक प्राधिकरण हो गया जैसे चुनाव आयोग, जैसे एनजीटी,
ठीक है ना। चुनाव आयोग हो गया, एनजीटी हो गया, ठीक है आपका, और आपका केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, लोक अदालत हो गई, वित्त आयोग हो गया, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हो गया। ये सब क्या है? अर्धन्यायिक प्राधिकरण। प्रशासनिक प्राधिकरण कौन से होते हैं? प्रशासनिक प्राधिकरण होते हैं जैसे जल विवाद कोई प्राधिकरण है, कोई भी दो राज्यों के बीच में कोई जल विवाद प्राधिकरण है, ठीक है ना। राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण होता है, ठीक है ना। सशस्त्र बल अधिकरण होता है, ये सब क्या होते हैं? प्रशासनिक प्राधिकरण होते हैं, ठीक है। विधायी न्यायिक निकाय आपको पता ही होगा, जैसे महिला आयोग हो गया, मानव अधिकार आयोग हो गया, ठीक है ना। महिला आयोग हो गया, मानव अधिकार आयोग हो गया, इन सब के खिलाफ प्रतिषेध जारी नहीं की सकती, ठीक है। कोई भी जनजाति आयोग हो गया, ये सब। और निजी व्यक्तियों और निकायों के लिए भी उपलब्ध नहीं है प्रतिषेध। जो भी कोई निजी व्यक्ति है, ठीक है ना, और कोई निकाय है, उसके खिलाफ भी प्रतिषेध रेट को जारी नहीं किया सकता है, ठीक। ये आपकी हुई प्रतिषेध रेट। फिर आप देखो अगली रेट आपकी जो है वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को इंग्लिश में बोलते हैं सर्टियोररी, ठीक है ना। देख लो उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है। तो देखो उत्प्रेषण, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। यह किसी विवाद को अधीनस्थ न्यायालय से वरिष्ठ न्यायालय में भेजने के लिए जारी की जाती है, जिससे निम्न न्यायालय अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करे अथवा शक्ति के दुरुपयोग के द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत को भंग न करे। कोई भी केस है जो किसी लोअर कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे किसी कोर्ट में चल रहा है कोई भी केस, ठीक है ना। तो जब तब ये उत्प्रेषण जारी की जाती है, ठीक है ना। उत्प्रेषण रेट जारी की जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि लोअर कोर्ट में जो भी कार्यवाही चल रही है, उस कार्यवाही को क्या होता है, ऊपर का जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो यही लिखा है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। यह किसी विवाद को, ठीक है ना, अधीनस्थ न्यायालय से वरिष्ठ न्यायालय में भेजने के लिए जारी की जाती है, ठीक है ना। किसी भी कोई भी विवाद है, कोई भी बात है, कोई भी, ठीक है ना, केस है जो लोअर कोर्ट में चल रहा है, उसको जो ऊपर का कोर्ट है, ठीक है ना, अपर कोर्ट है, उसमें, ठीक है ना, भेजने के लिए इस रिट का प्रयोग होता है। जिससे क्या हो कि निम्न न्यायालय क्या है, अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का प्रयोग न करें, साथ ही साथ शक्ति के दुरुपयोग के द्वारा न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत को भंग न करें, ठीक है। तो ये लोअर कोर्ट है वो अपनी शक्ति से अधिक शक्ति का उपयोग ना करें, मतलब उनके अधिकारिता में जितनी भी शक्ति आती है उससे अधिक शक्ति का उपयोग वो ना करें। इस वजह से उत्प्रेषण जारी की जाती है। उत्प्रेषण तब जारी की जाती है जब किसी मामले से संबंधित सुनवाई क्या हो, पूर्ण हो जाती है और निर्णय हो जाता है, ठीक है ना। इसके पहले जो मैंने आपको रेट पढ़ाई थी प्रतिषेध, प्रतिषेध में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि यह तब जारी की जाती है जब क्या हो, कार्यवाही लंबित हो, आदेश नहीं दिया गया हो। इसके विपरीत उत्प्रेषण जो रेट होती है वो तब जारी की जाती है जब किसी मामले से संबंधित सुनवाई क्या हो गई हो, पूर्ण हो गई हो और निर्णय आ गया हो, ठीक है ना, तब उत्प्रेषण जारी की जाती है। उत्प्रेषण जो है वो न्यायिक प्राधिकरणों के साथ साथ प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। ये दोनों लाइन आप अच्छे तरीके से याद रखना उत्प्रेषण के बारे में, ठीक है ना। उत्प्रेषण कब जारी होती है? जब किसी मामले से संबंधित सुनवाई पूर्ण हो जाती है और निर्णय हो जाता है। साथ ही साथ उत्प्रेषण जो है वो न्यायिक अधिकरण के साथ साथ प्रशासनिक अधिकरणों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। जबकि ये ऊपर वाली रेट थी प्रतिषेध जो थी वो प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती है, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे प्रतिषेध में जो लिखा था ना कि विधायी निकायों व निजी व्यक्तियों व निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है, और ये भी जो उत्प्रेषण है वो भी विधायी निकायों एवं निजी व्यक्तियों व निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये हो गई आपकी उत्प्रेषण। फिर देख लो अगली आपकी रेट जो है, लास्ट रेट है ये क्या है, अधिकार प्रेक्षा लेख। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यू वारंटो, ठीक है ना। क्यू वारंटो इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है, आपका प्राधिकार क्या है, इसका अर्थ होता है ये लिखा, आपका प्राधिकार क्या है, ठीक है। तो देखो अधिकार प्रेक्षा लेख क्या होती है, यह है आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाने वाली 5 रेटों में सबसे लास्ट रेट है आपकी कौन सी, अधिकार प्रेक्षा लेख। तो देखो इसके बारे में पढ़ लो क्या है। जब कोई व्यक्ति, ठीक है ना, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा, ठीक है ना, उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। अधिकार परीक्षा लेख का मतलब सीधा सीधा है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी पदाधिकारी के रूप में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है,
और साथ ही उसकी जो वैधानिकता है, मतलब उसकी जो योग्यता है या क्षमता है, वो उस पदाधिकारी के रूप में कार्य करने की नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे मामले में क्या होता है, न्यायालय उससे पूछता है कि आपका अधिकार क्या है, आपका प्राधिकार क्या है। ठीक है ना। और जब तक वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता है तब तक क्या होता है, वह कार्य नहीं कर सकता। समझ आप इस बात को। इसका मतलब देखो, मोटे तौर पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कोई पुलिस अधिकारी है, ठीक है ना, एसपी लेवल का अधिकारी है, ठीक है, उसने दो लोगों को पकड़ लिया। अब वो कोर्ट का काम भी करने लगे। ठीक है ना। अब जिन दो लोगों को पकड़ा था, मैं आपको केवल एक मतलब ऐसी एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिसमें समझ सकूँ। जिन दो लोगों को उसने पकड़ा है एसपी ने, और उनके खिलाफ वो आदेश जारी कर दे, उनको सजा दे दे, तो अब वो एसपी जो है, वो पुलिस अधिकारी है, वो कोर्ट की तरह तो काम कर नहीं सकता। यदि वो ऐसा करता है, कोर्ट की तरह काम करता है, तो जो दो लोग हैं उनमें से कोई जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से कहेगा ये बात कि भाई एसपी साहब तो कोर्ट की तरह आदेश देने लगे हैं, कोर्ट की तरह वो न्याय करने लगे हैं। तब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा कोई वारंटो, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा अधिकार परीक्षा लेख, और पूछेगा एसपी साहब से कि आपका क्या प्राधिकार है कि आप निर्णय देने लगे हो। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो मतलब जब कोई पदाधिकारी जो उसका अधिकार क्षेत्र है नहीं है, लेकिन वो उस अधिकार क्षेत्र में भी कार्य करने लगता है, ठीक है ना, तब कोई वारंटो जारी होता है। तो ये हो गई आपका अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है। ये आपकी 5 प्रकार की रिट खत्म हो गई आपकी। आर्टिकल 32 तक हमने आज पढ़ लिया। फिर देख लो भाग 3 के अपवाद। ठीक है ना। अब भाग 3 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकारों को। भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है ना। तो भाग 3 के क्या है, कुछ अपवाद हैं। मतलब अपवाद का मतलब है इसके जो आने वाले आर्टिकल हैं, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35, ये क्या है, अपवाद हैं। ठीक है। तो देखो, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35 इस भाग के अपवाद के रूप में स्थापित किए गए। ठीक है। फिर देख लो आर्टिकल 33 क्या बोलता है। अनुच्छेद 33 से आर्टिकल 33 बोलता है कि कुछ विशिष्ट वर्ग, ठीक है ना, कुछ विशिष्ट वर्ग, सेना, पुलिस, आईबी, रॉ आदि के विशिष्ट प्रयोजन, अनुशासन व राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में मौलिक अधिकारों का निलंबित होना। ठीक है ना। तो आर्टिकल 33 बोलता है कि कुछ विशिष्ट वर्ग जो हैं, जैसे सेना हो गई, पुलिस हो गई, आईबी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको बोलते हैं, रॉ हो गई, ठीक है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ क्या है, हमारी खुफिया एजेंसी हमारे देश की, आदि के विशिष्ट प्रयोजन के लिए, ठीक है ना, अनुशासन व राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में मौलिक अधिकारों का निलंबित होना। मतलब कि ये सब जो वर्ग मैंने आपको इसमें लिखे हैं, सेना हो गया, पुलिस हो गया, आईबी हो गया, इनके विशिष्ट प्रयोजन के लिए, जिससे इनमें अनुशासन बना रहे और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा ना हो, इस संबंध में क्या हो सकता है, मौलिक अधिकारों का निलंबित हो सकता है। मतलब मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। जैसे कोई रॉ का अधिकारी है, उसको कोई सूचना पता है। अब आप सबको पता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में। ठीक ना। आर्टिकल 19 एक ए जो आपका है वो बोलता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब सबको बोलने का अधिकार है। अब कोई रॉ का अधिकारी, उसे कोई चीज़ पता है, देश से संबंधित कोई चीज़ उसको पता चली, लेकिन यदि वो बोल देगा, वो चीज़ वो सार्वजनिक यदि कर देगा उस चीज़ को, तो देश की सुरक्षा को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उनके मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है आर्टिकल 33 के तहत। फिर देखो आर्टिकल 34, देखो आर्टिकल 34 क्या बोलता है। आर्टिकल 33 खत्म हो गया, इतना ही पढ़ना था बस इसमें। आर्टिकल 34 क्या बोलता है, यदि किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू होता है तो सेना को कुछ क्या होते हैं, विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बिना वारंट के तलाशी, ऐसे क्षेत्रों में यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय में मौलिक अधिकारों को लागू करने का दावा नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। जब कभी भी मार्शल लॉ लगता है, मतलब सैन्य कानून लगता है, सैन्य कानून का प्रावधान संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगाया जाता है। ठीक है ना। अधिनियमों के तहत लगता है सैन्य कानून। जैसे आपने सैन्य कानून के तहत, आपने इस कानून का नाम कभी सुना हो, देखो AFSPA, इसको बोलते हैं अफ्स्पा। ठीक है ना। ये एक कानून है। इसका फुल फॉर्म होता है ए से आर्म, एफ से फोर्स, एस से स्पेशल, पी से पावर, ए से एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। ठीक है ना।
तो 1958 में यह कानून बनाया गया था। ये मार्शल लॉ से संबंधित है, ठीक है ना। इस कानून के तहत क्या होता है, जैसे किसी क्षेत्र में जहाँ पर कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से भंग हो गई है, आतंकवादी घटनाएं या हिंसाएं बढ़ रही हैं, वहाँ पर क्या होता है, इसको लगा दिया जाता है, ठीक है ना। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो इस जब ये लगता है, ठीक है ना, आसपास जब लगता है तो क्या होता है, सैन्य बलों को कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं, जैसे लोगों की तलाशी लेना, आवागमन पर रोक लगाना आदि, ठीक है ना। लोगों की तलाशी ले सकते हैं, वो आवागमन पर रोक लगा सकते हैं, ठीक है। तो यदि जब सैन्य कानून लागू होता है और आपके मौलिक अधिकारों में क्या होता है, हनन होता है। अब यदि उन्होंने आवागमन पर रोक लगा दिया उस क्षेत्र में, तो आपका मौलिक अधिकार जो आपको मिला हुआ है देश में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, उसका हनन हो गया। उन्होंने बोलने से मना कर दिया, ठीक है ना, आपको भाषण नहीं दे सकते, तो आपकी वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो गया। जब ऐसा होता है तो आप क्या कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते सैन्य कानून लागू होने पर किसी क्षेत्र में। यदि सैन्य कानून किसी क्षेत्र में लागू हो गया और वहाँ पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप उसको, उस हनन को बचाने के लिए, अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो यही कह रहा है आर्टिकल 34। देख लो, फिर से देख लो। यदि किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू होता है तो सेना को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जैसे बिना वारंट के क्या करना, तलाशी लेना। ऐसे क्षेत्रों में यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय में मौलिक अधिकारों को लागू करने का दावा नहीं किया सकता। समझ आप, सैन्य कानून लागू है किसी क्षेत्र में, देश के अलग अलग क्षेत्रों में लगता रहा, जम्मू कश्मीर में लगा रहा, नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों में अभी भी लगा है। AFSPA जिसको बोलते हैं, अफस्पा जिसको बोलते हैं, AFSPA 1958 में आया था ये, 1958 में ये कानून आया था, ठीक है ना, AFSPA, ठीक है, AFSPA ये आया था 1958 में। तो ये लगा है, ठीक है ना, अभी नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों में लगा हुआ है, ठीक है। किसी राज्य के विशेष क्षेत्र में लगा होता है ये, ठीक है। तो यदि जब ये लगता है तो क्या होता है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते यदि आपके मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो आर्टिकल 34 यही बता रहा है, ठीक है। फिर आप देखोगे आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 35 आप देखो कि संसद की विधि बनाने की शक्ति, भाग 3 के संदर्भ में यदि कोई विधि बनाई जाती है तो संसद अनुच्छेद 35 के तहत विधि बना सकती है। ऐसा अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 35 ये बताता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई विधि बनाना है, मतलब भाग 3 मतलब क्या हुआ, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में यदि कोई विधि बनाना है तो संसद क्या कर सकती है, विधि बना सकती है मौलिक अधिकारों के संबंध में। और मौलिक अधिकारों के संबंध में विधि बनाने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, मतलब राज्य विधानमंडल को नहीं है। तो ये बोलता है आपका आर्टिकल 35। तो ये आपके होगा क्या, मौलिक अधिकार खत्म, ठीक है, आर्टिकल 35 तक। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ न्यायिक निर्णय, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ न्यायिक निर्णय हैं, जो समय समय पर क्या हुआ, इन न्यायिक निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ठीक है ना। कई सारे केस आए, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अभिलेखी न्यायालय है, ठीक है। अभिलेखी न्यायालय का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट यदि कोई आदेश देता है, ठीक है ना, आदेश दे दिया उसने, कोई कोर्ट कर दिया, तो उसके जो आदेश होता है, कोर्ट होता है, कोई ऐतिहासिक उसका निर्णय होता है, उसको आप प्रूफ की तरह या रेफरेंस की तरह ले सकते हो किसी अन्य केस में, समझ रहे आप। तो ये है। तो क्या किया, मौलिक अधिकार एवं विभिन्न न्यायिक निर्णय तथा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में वर्तमान स्थिति, ठीक है ना, ये आपकी हेडिंग है। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी अभी तक न्यायिक निर्णय हुए हैं, साथ ही साथ मौलिक अधिकारों की जो वर्तमान स्थिति है उसको हम देखेंगे। तो देखो पहला मामला, देखो पहला मामला क्या है। पहला मामला जो आपका है वो है शंकरी प्रसाद बनाम भाष संघ मामला 1951। इस मामले में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी निहित है। तो शंकरी प्रसाद बनाम भाष संघ मामला जो था 1951 का, उसमें क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट कि संसद जो है, जो आपकी पार्लियामेंट है, वो संविधान के किसी भाग में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी निहित है। फिर अगला मामला है मौलिक अधिकारों से संबंधित, वो है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला 1965। इस मामले में क्या बोल रहा है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद मामले को दोहराया, ठीक है ना, और कहा कि संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को सीमित या संशोधित किया सकता है, ठीक है ना। तो शंकरी प्रसाद मामले में जो बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि
संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी निहित है। यही बात उन्होंने बोल दी सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला 1965 में। फिर अगला मामला जो आता है वो आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने विगत के निर्णय को भविष्यकालिक प्रभाव से अमान्य करते हुए स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन द्वारा संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार सर्वोपरि हैं। ठीक है, ऊपर के दो मामले मैंने पढ़ा, इसमें सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हो, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हो। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 में क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अगला जो है, फिर देखो चौथा, फिर क्या करती है सरकार आती है, सरकार बोलती है कि कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी बहुत। ठीक है ना, जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने जो ये किस केस में जो बोला है, जो स्टेटमेंट दिया, उससे कन्फ्यूजन हो रही है। फिर आती है सरकार, तो सरकार क्या करती है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाती है। अब सरकार यहाँ पे संशोधन कर रही है, ठीक है ना, संविधान संशोधन कर रही है 24वां। इस संशोधन द्वारा क्या हुआ, इस संशोधन द्वारा संसद में आर्टिकल 13 जो आपका है और आर्टिकल 368 है, इसको बोलते हैं संवैधानिक संशोधन वाला आर्टिकल। इसके तहत संविधान संशोधन होता है। तो संसद क्या करती है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का क्या करती है, संशोधन करती है और स्पष्ट करती है कि अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकते, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है ना, अब सरकार को लगा कि भाई हमें संशोधन करना है, तो सरकार ने क्या किया 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लाए 1971 और बोल दिया कि भाई कर सकते हैं, भाई मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है संसद। फिर आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973। ये मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना। मैंने आपको पहले ही पढ़ा है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला जो है, इसके तहत मूलभूत ढांचे की अवधारणा दी है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो मूलभूत ढांचे मतलब क्या है कि संविधान की कुछ व्यवस्थाएं हैं उनको मूलभूत ढांचे के अंतर्गत रखा है। तो मूलभूत ढांचे से मतलब है कि मूलभूत ढांचे में जो व्यवस्थाएं संविधान की कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर, उनमें आप क्या कर सकते हो, नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते, मतलब उनको घटा नहीं सकते, आप उनको बढ़ाने वाले परिवर्तन कर सकते हो। मतलब आप जैसे मौलिक अधिकारों को मूलभूत ढांचे में सब शामिल कर लिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, तो मौलिक अधिकारों में आप सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हो, नकारात्मक परिवर्तन आप नहीं कर सकते। मतलब मौलिक अधिकारों को आप बढ़ाने वाले कोई भी संशोधन कर सकते हो मौलिक अधिकारों में, लेकिन मौलिक अधिकारों में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते कि आप कोई भी जो मौलिक अधिकार है उसको घटा दो। ठीक है, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। देखो इस निर्णय में क्या हुआ, इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन की विधि मान्यता को स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने बोला सरकार से कि हाँ सही बात है, आपने 24वां संविधान संशोधन किया, इसको हम मानते हैं कि हाँ आप संशोधन कर सकते हो। ठीक ना, और जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में जो उन्होंने निर्णय दिया था उसको पलट दिया। ठीक ना, तो उन्होंने बोला कि अर्थात अनुच्छेद 368 के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया सकता है किंतु आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया सकता। समझ आप, मतलब आप केशवानंद भारती बनाम मामला जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप संशोधन तो कर सकते हो मौलिक अधिकारों में, लेकिन मूलभूत ढांचे को प्रभावित किए बिना, मतलब उसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है केशवानंद भारती बनाम केरल मामला में कि हम मानते हैं आपके 24वें संविधान संशोधन को, लेकिन आप संशोधन तो करोगे लेकिन मूलभूत ढांचे को प्रभावित नहीं करोगे, मतलब आप नकारात्मक परिवर्तन नहीं करोगे। काय में मौलिक अधिकारों में सकारात्मक कर सकते, कुछ और बड़ा ना हो उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़, ठीक है ना, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या होता है, सरकार फिर कन्फ्यूज होती है, लोग कन्फ्यूज होते हैं, सरकार कन्फ्यूज होती है। तो सरकार क्या होता है, फिर सरकार लाती है 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर सरकार करती है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या होता है, केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को देखते हुए संसद ने 42वां संविधान संशोधन पारित कर दिया। ठीक ना, और स्पष्ट किया कि संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति पर किसी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा से परे है। समझ रहे आप, तो केशवानंद भारती मामले से क्या हुई, कन्फ्यूज हो गई सरकार, कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई, तो सरकार ने क्या किया 42वां संविधान संशोधन कर दिया और सरकार ने बोला कि जो संविधान संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है वो उसको किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक ना,
अर्थात जो संविधान संशोधन करती है संसद, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है कोर्ट, जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक अगला मामला आता है, उसको बोलते हैं मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1980। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1980, ठीक है ना। इस मामले में 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों को संविधान के मूलभूत ढांचे में शामिल किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट किया गया कि संसद द्वारा निर्मित कानून और संविधान संशोधन की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के हाथों में सुरक्षित है। यदि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि मौलिक अधिकारों से असंगत है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो मिनर्वा मिल्स मामला जो है, मिनर्वा मिल्स मामले में क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट जो क्या कर रहा है, मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है, मूलभूत ढांचे में शामिल कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि संसद द्वारा निर्मित कानून, ठीक है ना, और संविधान संशोधन की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के हाथों में सुरक्षित है। मतलब संसद कोई भी कानून का निर्माण करती है या कोई भी संविधान संशोधन करती है तो उसकी समीक्षा क्या है, सुप्रीम कोर्ट के हाथों में सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट उस कानून की या किसी भी संविधान संशोधन की जो संसद द्वारा किया गया उसकी क्या कर सकता है, न्यायिक समीक्षा कर सकता है। यदि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि मौलिक अधिकारों से क्या है, असंगत है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यदि संसद कल के दिन कोई ऐसा कानून बनाता है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वो असंवैधानिक घोषित कर सकती है उस कानून को। ये इतने सब अभी तक निर्णय थे जो न्यायिक निर्णय मौलिक अधिकारों के संबंध में हुए हैं, सारे आप पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है ना। तो वर्तमान स्थिति क्या है मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है लेकिन सकारात्मक संशोधन हो सकता है, नकारात्मक नहीं हो सकता। मतलब जो मूलभूत ढांचा जो है मौलिक अधिकारों का उसमें को कम नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये वर्तमान स्थिति हो गई मौलिक अधिकारों की। संशोधन तो हो सकता है लेकिन सकारात्मक संशोधन होगा, नकारात्मक नहीं होगा उसमें, ठीक है। मतलब संशोधन होगा मौलिक अधिकारों में लेकिन मूलभूत ढांचे को प्रभावित किए बिना होगा, ठीक है। फिर देख लो, अब मैंने एक ये हेडिंग लिख दिया आपके लिए, आपको बताने के लिए केवल कि नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त हैं और विदेशियों और नागरिकों दोनों को कौन कौन सा अधिकार प्राप्त हैं। तो कई सारे जो मौलिक अधिकार थे जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं उसमें से कुछ अधिकार ऐसे थे जो केवल नागरिकों को प्राप्त थे, विदेशियों को प्राप्त नहीं थे, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं थे, भारत के नागरिकों को प्राप्त थे। तो देखो, और कुछ ऐसे थे जो दोनों को प्राप्त थे, नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को, तो उनको मैंने लिख दिया है। तो आप एक बार नज़र मार लेना इन पर, ठीक है। वैसे तो मैंने जब कौन सा आर्टिकल पढ़ा उसमें बताया ही है कि किस नागरिकों को प्राप्त है, अकेला कि विदेशियों को प्राप्त है, ये सब चीज़ें मैंने बताई है, ठीक है ना। फिर भी मैंने एक अलग से हेडिंग बना दी आपके लिए, तो देख लो, केवल नागरिकों को प्राप्त होने वाले मौलिक अधिकार जो विदेशियों को क्या है प्राप्त नहीं है। तो देखो, अनुच्छेद 15 नागरिकों को प्राप्त है, अनुच्छेद 16 नागरिकों को प्राप्त है, अनुच्छेद 19 नागरिकों को प्राप्त है, अनुच्छेद 29 नागरिकों को प्राप्त है, अनुच्छेद 30 नागरिकों को प्राप्त है। केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। फिर देखो, कुछ आर्टिकल जो हैं वो नागरिकों के साथ साथ क्या है, विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे देखो कौन कौन से हैं, 70 देशों को छोड़ के, ठीक है ना, नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार। 70 देश के जो 70 देश के जो नागरिक हैं हमारे देश के लिए विदेशी हुए लेकिन उनको ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। 70 देश होगा जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है ना। तो देखो, अनुच्छेद 14 जो है नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, अनुच्छेद 20 भी नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, अनुच्छेद 21 भी दोनों को प्राप्त है, अनुच्छेद 21 का भी दोनों को प्राप्त है, अनुच्छेद 22 भी दोनों को प्राप्त है, अनुच्छेद 23 भी दोनों को प्राप्त है, अनुच्छेद 24 भी दोनों को प्राप्त है, अनुच्छेद 25-26 भी दोनों को प्राप्त है, अनुच्छेद 27-28 भी नागरिकों और व विदेशियों दोनों को प्राप्त है, ठीक है ना। तो इन पर एक बार नज़र मार लेना, आप यदि नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पर इन अधिकारों के नीचे लिख लेना, ठीक है ना। फिर देखो, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं हमें कुछ, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखते हैं। मौलिक अधिकार आपके लगभग ख़त्म हो गए हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्यों के बाद में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। फिर अगले लेक्चर से हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों को, ठीक है ना, DPSP जिसको हम बोलते हैं, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से मौलिक अधिकार से संबंधित। तो देखो, भारत के मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकारों का क्या था, उपवन था।
आपको पता ही है, मैंने शुरुआत में बताया था कि भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। फिर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है ना। आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 एक ऐप के तहत जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था उसको हटा दिया गया। तो अब कितने बचे? 6। वर्तमान में यदि पूछे आपसे क्वेश्चन यदि आता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो आपको लगा के आना टिक 7, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं भारत के नागरिकों को, तो आपको लगा के आना है 6, ठीक है। फिर अगला जो आपका वो है तथ्य है वो है मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ था। कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि किस देश में सबसे पहले मूल अधिकारों का विकास हुआ, तो लिख के आया ना ब्रिटेन, ठीक है ना, या ब्रिटेन पर टिक करके आया ना। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप में मूल अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज को अधिकार पत्र नाम है, ठीक है ना। ब्रिटिश नागरिकों को जो सर्वप्रथम लिखित रूप में मूल अधिकार प्राप्त हुए थे, ठीक है ना, उस दस्तावेज का नाम क्या है? अधिकार पत्र। इसी को बोलते हैं बिल ऑफ राइट। मैंने आपको पढ़ाया था शुरुआत में मौलिक अधिकार के बिल ऑफ राइट। तो बिल ऑफ राइट को इंग्लिश में बोलते हैं अधिकार पत्र, ठीक है ना। तो ये चीज़ लिखी है। फिर देखो, फ्रांस का शासक था एक लुई 16, उसको क्या हुआ था? मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। ये एक फैक्ट है अपने आप में, देखना। फिर देखो, अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श हेतु JB कृपलानी की अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई थी, ठीक है। अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति और मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे, ठीक है। फिर देखो, 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा 21 निलंबित नहीं किया सकते, ठीक है। जो 44वां संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उसमें यह उपबंध किया गया कि जब भी देश में आपातकाल लगता है, ठीक है ना, आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 358 के तहत जब भी आपातकाल लगता है, तो आर्टिकल 20 जो आपका है और साथ ही साथ आर्टिकल 21 जो आपका है वो निलंबित नहीं होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 जो आपका है वो है अपराधों के संबंध में दोषसिद्धि से संरक्षण, ठीक है ना। और फिर साथ ही साथ आपका जो आर्टिकल 21 है वो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। ये दोनों ही अधिकार जो हैं आर्टिकल 20 और 21 ये कभी भी निलंबित नहीं होते आपातकाल के दौरान भी। और यह किस संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया? तो ये किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। मैंने आपको शिक्षक अधिकार पढ़ा था आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 का किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 86वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है इस बार के 2023 के प्रीलिम्स में, ठीक है ना, कि शिक्षा का अधिकार जो है वो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया। इसी प्रकार से ये भी फैक्ट आप याद रखो कि जो 44वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा यह उपबंध किया गया कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ। तो देखो, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर, ठीक ना, घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर जो आपातकाल घोषित होता है उसमें क्या होता है? अनुच्छेद 19 क्या होता है? स्वतः निलंबित हो जाता है, ठीक है ना। फिर देखो अगला फैक्ट जो आपका भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत USA के संविधान से लिया गया, ठीक है ना। जुडिशल रिव्यू मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं संविधान के सोर्स पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि ये न्यायिक समीक्षा होती है या न्यायिक पुनरावलोकन होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये सिद्धांत लिया गया था USA के संविधान से, ठीक है। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं उन्होंने कहा है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित भाग का है, ठीक है ना। तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का कथन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक क्या कहा है? आलोचित भाग का है। फिर डॉक्टर जेनिंग्स थे एक, ठीक है ना। तो डॉक्टर जेनिंग्स ने समता के अधिकार की आलोचना की है और कहा है कि अनुच्छेद 17 और 18 तो अधिकार हैं ही नहीं, ठीक है ना। जो आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 है उसकी क्या है? आलोचना की है डॉक्टर जेनिंग्स ने। उनका कथन आप हूबहू याद कर लो कि डॉक्टर जेनिंग्स ने क्या किया है? डॉक्टर जेनिंग्स ने समता के अधिकार की आलोचना करते हुए कहा है कि, ठीक है, ये लिखा जो मैं पढ़ रहा हूँ, कहा है कि अनुच्छेद 17 और 18 तो अधिकार हैं ही नहीं, ठीक है। फिर देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी पढ़ के आए। इसके अंदर 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट
इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं उन्होंने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है मतलब आर्टिकल 32 है, इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण तत्व। तो देखो अनुच्छेद 14 में जब आपको पढ़ा रहा था तो अनुच्छेद 14 में मैंने आपको पढ़ा था कि विधि की समक्ष समता व विधियों का समान संरक्षण, ठीक ना। और साथ ही साथ मैंने बताया था आपको विधि के शासन, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 14 में जो विधि का शासन जो दिया हुआ है, अनुच्छेद 14 में दिया हुआ विधि के शासन को मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला मैंने आपको पढ़ा है, ठीक ना। तो इस मामले में क्या है, संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। आधारभूत ढांचा भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आधारभूत ढांचा होता क्या है। जो अनुच्छेद 14 में विधि का शासन शब्द दिया हुआ है या विधि का शासन दिया हुआ है, उसको संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। किस मामले में, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1980 में। ये अपने आप में फैक्ट है, याद रखना आप। फिर देखो अगला मामला जो है वो है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामला 1996, ठीक है ना। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामला 1996। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18(1) के अर्थों में उपाधि नहीं है, ठीक है ना। अनुच्छेद 18 के तहत मैंने आपको पढ़ाया था उपाधियों का अंत, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 18 के तहत जो उपाधियाँ दी हुई हैं, ठीक है ना, उन उपाधियों में भारत रत्न को, पद्म विभूषण को, पद्मश्री को उपाधि नहीं माना गया, ठीक है। आर्टिकल 18 में मैंने आपको पढ़ाया था उपाधियों का अंत, ठीक है ना। राज्य जो है वो सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधियों के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तब भारत रत्न जो है और पद्मश्री जो है, ठीक है ना, पद्म विभूषण से संबंधित बात आई तो फिर कई लोगों ने उठाया इस मामले को कि भाई जो पद्मश्री भारत रत्न दे रहे हैं सरकार, ये भी तो उपाधियाँ हैं। तो फिर आर्टिकल 18(1) के तहत इस मामले में बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण क्या है, अनुच्छेद 18(1) के अर्थों में उपाधि नहीं है, ठीक है। ये फैक्ट है, अपने आप में याद रखना आप। फिर देखो भारत संघ बनाम नवीन जिंदल बाद में कहा गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है, ठीक है ना। तो वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता आपको मिली हुई है आर्टिकल 19(1) के तहत, उसी के तहत क्या है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आपको अधिकार है। और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है। किस बात में, यदि वो बात आपसे पूछ ले, वो मामला आपसे पूछ ले, तो आपको याद रखना है भारत संघ बनाम नवीन जिंदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है, ठीक है ना। तो ये आपको ये मामला याद रखना है, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल मामला, ठीक है। फिर अगला जो आपका है वो है इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद। तो इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद में धारित किया गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है कि किस बाद में या किस मामले में क्या क्या बोला है कोर्ट ने और कौन कौन से अधिकार को जोड़ते गए काय काय में, ठीक है ना। तो देखो इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद में क्या बोला है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है, ठीक है। फिर देखो अगला हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि तीव्र गति से विचारण एक मूल अधिकार है जो संविधान का अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है, ठीक है ना। आर्टिकल 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसी में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक और नया अधिकार जोड़ दिया। उसको ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो तीव्र गति से विचारण है, किसी केस का तीव्र गति से सुनवाई जो है, ठीक है ना, उसको भी क्या बोला है, एक मूल अधिकार बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और बोला इसको आर्टिकल 21 के तहत रख लो। और किस केस में बोला ऐसा कि आर्टिकल 21 के तहत तीव्र विचारण जो है किसी केस का, उसको रख लो। वो केस था आपका ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य मामला। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है इन चीज़ों को। फिर देखो अगला जो है वो है विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद, ठीक ना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक उत्पीड़न को मानव अधिकार अतिक्रमण के रूप में अभी निर्धारित किया है।
जो लैंगिक उत्पीड़न जो होता है, ठीक ना, लोगों के साथ में, उसको क्या है, मानव अधिकार अतिक्रमण के रूप में अभी निर्धारित किया। किस बाद में? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य बाद में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको पढ़ना है, मैं आपको पढ़ा के आ रहा हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब जैसे अगला जो है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978, इस मामले में या इस बाद में, बाद मतलब होता है मामला या केस, ठीक है ना। तो इस मामले में मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 बाद में विदेश यात्रा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया है। आपसे क्वेश्चन देखो इस प्रकार से पूछा गया कि विदेश यात्रा के अधिकार को आर्टिकल 21 में मूल अधिकार घोषित किया है, किस बात के तहत या किस मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपको वो मामला याद रखना है कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978 के तहत क्या किया है, आर्टिकल 21 में एक मूल अधिकार घोषित किया है। किसको? विदेश यात्रा के अधिकार को। विदेश यात्रा का जो अधिकार आपका है, विदेश यात्रा का जो अधिकार है वो क्या है, एक मूल अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। किस मामले में ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में। फिर देख लो अनुच्छेद 358। तो अनुच्छेद 358 जो है वो क्या है, आपातकाल से संबंधित है। तो देखो अनुच्छेद 358 के अनुसार, ठीक है ना, जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की क्या की जाती है, उद्घोषणा की जाती है, ठीक है ना। या अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, ठीक है ना। आपात की उद्घोषणा लागू है किस अनुच्छेद के तहत? 358 के तहत। तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 358 के तहत जब आपातकाल लगा हो तब क्या होता है, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, निलंबित हो जाता है। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है केवल, ठीक है ना। फिर देखो अनुच्छेद 359 क्या बोलता है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के, ठीक है ना, प्रवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति दी गई है, ठीक है ना। अनुच्छेद 359 बोलता है कि राष्ट्रपति जो है उसको क्या है, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित करने की क्या दी गई है, शक्ति दी गई है, ठीक है। फिर देखो आर्टिकल 34 के अनुसार जब किसी क्षेत्र में सैन्य विधि या सेना विधि प्रवर्तन में है, ठीक है ना, मार्शल लॉ लगा हुआ है, तब संसद विधि द्वारा मूल अधिकारों पर निर्बंधन अधिरोपित कर सकती है। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आर्टिकल 34 जब मैंने आपको पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सैन्य कानून यदि लागू होते हैं तो आपके मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उन पर निर्बंधन लग सकता है, ठीक है ना। फिर देखो अगला क्या है, अगला है जब देश में अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः निलंबित हो जाते हैं, ठीक है ना। और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आर्टिकल 352 के तहत, जो आर्टिकल 352 जो होता है उसके तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, ठीक है ना, तो अनुच्छेद 19 द्वारा क्या होते हैं, जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं वो क्या होते हैं, निलंबित हो जाते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। लेकिन दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कभी निलंबित नहीं होते। उन मौलिक अधिकारों को देख लो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आर्टिकल 20 जो है, ठीक है ना, आर्टिकल 20 जो आपका है वो है अपराधियों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होते राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी, ठीक है। सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं लेकिन आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकता राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो ये चीज़ थी, ये चीज़ आपको याद रख लो। फिर देखो लास्ट की लाइन वर्तमान स्थिति बता रही है मौलिक अधिकारों की। लास्ट की लाइन में लिखा है कि संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है, लेकिन ऐसा करते समय संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो मतलब संसद जो है आपकी वो क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन करके क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के जो मूलभूत ढांचा है वो नष्ट नहीं कर सकती है, ठीक है ना। जैसे आपको जो मौलिक अधिकार है वो भी मूलभूत ढांचे में शामिल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो इसमें नकारात्मक परिवर्तन वो नहीं कर सकती, संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो इसका मूलभूत ढांचा है उसको क्या कर सकती है, नष्ट नहीं कर सकती है, ठीक है ना, संसद। तो ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, मौलिक अधिकार खत्म हो रहा है। आज हमने मौलिक अधिकारों को पूरी तरीके से पढ़ लिया। आज हमने पढ़ा आर्टिकल 32 को, ठीक ना। आर्टिकल 32 के तहत जितनी भी रेट थी वो हमने पढ़ ली। साथ ही साथ हमने
न्यायिक निर्णय पढ़ लिए, साथ ही साथ हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए मौलिक अधिकारों से संबंधित। इसके एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो भी मैं जल्दी आपको कराऊंगा, घटना चक्र से सारे एमसीक्यू में आपको कराऊंगा। बस आप जुड़े रहना है, ठीक है ना। और चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो कल से हम पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्व, ठीक है। तो आज के लिए क्या है, बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर में। धन्यवाद।